हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग वाच्य पढ़ेंगे। तो वाच्य किसे कहते हैं, वाच्य किसे कहते हैं और कितने प्रकार का होता है, तो आज हम लोग इसकी चर्चा करने वाले हैं। तो आज मैं आप लोगों को वाच्य की कोई लंबी चौड़ी परिभाषा नहीं देने वाली हूँ। मैं आप लोगों को परिभाषाओं में उलझाने वाली नहीं हूँ, क्योंकि एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं वो परिभाषा से नहीं आते हैं कि वाच्य किसे कहते हैं, उसकी क्या परिभाषा होती है। इस प्रकार का क्वेश्चन नहीं आता है। उसमें सिर्फ ये पहचानने को आता है कि कौन सा वाक्य कर्तृवाच्य है, कौन सा वाक्य हमारा कर्मवाच्य है और कौन सा वाच्य हमारा भाववाच्य है। ठीक है, तो मैं आपको बस एक लाइन में समझाने का प्रयास करूंगी और यहाँ पे मैं आपको ट्रिक के माध्यम से बताऊंगी कि कैसे हम पहचानेंगे कौन सा कर्तृवाच्य, कौन सा कर्मवाच्य और कौन सा भाववाच्य है। तो वाच्य पढ़ेंगे। तो वाच्य किसे कहते हैं? वाच्य वाक्य का एक प्रकार है। वाच्य वाक्य का एक प्रकार है जिसमें प्रधानता को आधार माना गया है। वाच्य वाक्य का एक प्रकार है जिसमें प्रधानता को आधार माना गया है। प्रधानता किस बात की? प्रधानता इस बात की कि किसी भी जिस वाक्य में कर्ता की प्रधानता हो वहां पर कर्तृवाच्य होता है, और जिस वाक्य में कर्म की प्रधानता हो वहां पर कर्मवाच्य, और जिस वाक्य में भाव की प्रधानता हो वहां पर भाववाच्य होता है। क्लियर? तो वाच्य किसे कहते हैं? वाच्य वाक्य का वह प्रकार है जिसमें प्रधानता को आधार बनाया गया है। वाच्य वाक्य का वह प्रकार है जिसमें प्रधानता को आधार बनाया गया है। और प्रधानता किस बात की? प्रधानता जिसमें कर्ता की वाक्य, जिस वाक्य में कर्ता की प्रधानता हो वहां पर कर्तृवाच्य, और जिस वाक्य में भाव की प्रधानता हो वहां पर भाववाच्य, और जिस वाक्य में कर्म की प्रधानता हो वहां पर कर्मवाच्य होता है। ठीक है, तो मैं आपको एक एक जो वाच्य है, पहला वाच्य कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य, मैं आपको एक एक को है ट्रिक के माध्यम से बताने का प्रयास करूंगी। ठीक है, यहाँ पे मैं ट्रिक के माध्यम से ये समझाऊंगी कि आप कैसे समझ सकते हैं कि ये वाक्य कर्तृवाच्य है, कर्मवाच्य है और भाववाच्य है। क्लियर? तो आइए समझते हैं। जैसे कर्तृवाच्य वे वाच्य होते हैं जहां पर कारक चिन्ह होता है एक ने, प्रथमा विभक्ति का होता है। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि कर्तृवाच्य, मैंने बताया आपको कि मैं यहाँ पे आपको परिभाषाओं में बिल्कुल भी नहीं उलझाऊंगी। मैं यहाँ पे वाच्य को आपको ट्रिक के माध्यम से समझाऊंगी। तो जिस वाक्य में ने कारक चिन्ह आता है, जहां पर ने कारक चिन्ह आता है वहां पर कर्तृवाच्य होता है। ठीक है, और कभी कभी किसी भी वाक्य में कोई भी कारक चिन्ह नहीं आता है तो वहां भी कर्तृवाच्य होता है। अब कैसे? क्योंकि मैंने यहाँ पे एक बताया आपको कि एक ने कारक चिन्ह आता है और कभी कभी कुछ भी कारक चिन्ह नहीं आता है, तो वे क्या कहलाता है? कर्तृवाच्य होते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल है, दीपिका ने रोटी खाई। ठीक, दीपिका ने रोटी खाई। उसके बाद राम ने पुस्तक पढ़ी। तो इन सभी में ने कारक चिन्ह लगा हुआ है, और मैंने क्या बताया आपको कि जहां पर ने कारक चिन्ह लगा रहता है वहां पर कर्तृवाच्य होता है। ठीक है, तो ये ने कारक चिन्ह आपको दिख गया। जैसे एग्जाम में आ जाएगा कि दीपिका ने रोटी खाई, इसमें कौन सा कारक लगा हुआ है, कौन सा वाच्य है, तो आप क्या बताएंगे? इसमें ने कारक का चिन्ह है इसलिए ये कर्तृवाच्य है। इसमें भी राम ने पुस्तक पढ़ी, इसमें भी ने कारक चिन्ह लगा हुआ है, तो ये कौन सा वाच्य है? ये कर्तृवाच्य है। उसके बाद
एग्जाम्पल मैं ये दूंगी कि जैसे राम पुस्तक पढ़ता है, पढ़ता है। उसके बाद बालक खेलता है, बालक खेलता है। क्लियर? तो कभी कभी कोई भी कारक चिन्ह नहीं लगा रहता है, तो राम पुस्तक पढ़ता है, इसमें कोई भी कारक चिन्ह नहीं लगा है। बालक खेलता है, इसमें भी कोई भी कारक चिन्ह नहीं लगा है। तो ये वाक्य कौन से वाच्य कहलाएंगे? कर्तृवाच्य हो कहलाएंगे। कर्तृवाच्य वे वाच्य होते हैं जहां पर कभी कभी, जहां पर उसमें कभी ने का कारक चिन्ह का प्रयोग होता है और कभी कभी कुछ भी कारक चिन्ह का प्रयोग नहीं होता है, वहां पर कर्तृवाच्य होता है। जहां पर ने लगा है वहां पे हमने देखा दीपिका ने रोटी खाई, यहाँ पर ने कारक चिन्ह लगा हुआ है। राम ने पुस्तक पढ़ी, यहाँ भी ने कारक चिन्ह लगा है। और दूसरा एग्जाम्पल हम देखते हैं कि राम पुस्तक पढ़ता है, जिसमें राम पुस्तक पढ़ता है में राम के बाद कोई भी कारक चिन्ह नहीं लगा हुआ है। बालक खेलता है, इसमें भी कोई कारक चिन्ह नहीं लगा है। तो ये पहचानने का सबसे सिंपल ट्रिक है ये, और यही एकदम सटीक ट्रिक भी है कि हम कैसे इसको पहचानेंगे कि इस वाक्य में कौन सा वाच्य है। तो कर्तृवाच्य में कभी कभी ने कारक चिन्ह लगा रहता है और कभी कभी कुछ भी कारक चिन्ह नहीं लगा रहता है, तो वे वाच्य कर्तृवाच्य कहलाते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं दूसरा, कर्मवाच्य। कर्मवाच्य किसे कहते हैं? जहां पर कर्म की प्रधानता होती है वहां पर कर्मवाच्य लगे रहते हैं। और इसके साथ साथ इसको पहचानने का ट्रिक है के द्वारा और निर्जीव। ठीक है, अर्थात किसी भी वाक्य में यदि के द्वारा आता है तो वहां पर कर्मवाच्य होता है, और कभी कभी कर्ता निर्जीव भी होता है तो वहां पर भी कर्मवाच्य होता है। जैसे यहां पर कर्ता के साथ यदि के द्वारा आता है या फिर कर्ता निर्जीव होता है तो वहां क्या होता है? कर्मवाच्य होता है। ठीक है, जैसे एक उदाहरण हम देखेंगे। पहले पतंग उड़ती है, ठीक, पतंग उड़ती है। तो पतंग क्या है? सजीव है कि निर्जीव है? यहां पर कर्ता क्या है? कर्ता यहां पर पतंग हुआ, तो पतंग निर्जीव है। पतंग उड़ती है यानी कर्ता जहां पर निर्जीव होता है वहां पर क्या होता है? वहां पर कर्मवाच्य होता है। उसी प्रकार हम दूसरा उदाहरण देखेंगे। सड़क बन रही है, सड़क बन रही है। ठीक है, तो यहां पर सड़क क्या है? निर्जीव है कि सजीव है? ऑब्वियसली ये निर्जीव है, क्योंकि सड़क खुद से तो बनेगा नहीं। सड़क को किसी न किसी के द्वारा बनवाया जाएगा, किसी ठेकेदार के द्वारा या फिर किसी भी लेबर के द्वारा बनवाया जाएगा। मतलब सड़क खुद से नहीं बनेगा, इसको किसी सजीव लोगों के द्वारा ही बनवाया जाएगा। तो यहां पर कर्ता अर्थात सड़क निर्जीव है, तो यहां पर कौन सा वाच्य होगा? कर्मवाच्य। और जैसे पतंग उड़ रही है अर्थात पतंग उड़ती है या कुछ भी, तो पतंग खुद से तो उड़ेगी नहीं, क्योंकि पतंग तो निर्जीव है। पतंग को कोई सजीव चीजें ही उड़ा सकती है, कोई इंसान ही उसे उड़ा सकता है, हवा ही उड़ा सकती है, उसे डोरी से बांधकर ही उड़ाया जा सकता है। तो यहां पर कर्ता क्या है? कर्ता यहां पर निर्जीव है, तो यहां पर कर्मवाच्य हो गया। सड़क बन रही है, सड़क यहां पर निर्जीव है, तो यहां पर कर्मवाच्य हो गया। पतंग उड़ रही है या फिर पतंग उड़ती है, तो पतंग क्या है? निर्जीव है,
तो यहाँ पर ये कर्मवाच्य होगा। अब हम दूसरा उदाहरण इसका देखते हैं, जैसे किसी भी वाक्य में के द्वारा आएगा, जैसे दीपिका, दीपिका के द्वारा खाना बनाया जा रहा है। ठीक है, दीपिका के द्वारा खाना बनाया जा रहा है। ठीक, एक और उदाहरण लेते हैं हम लोग, जैसे किसानों के द्वारा खेत जोता जा रहा है। ठीक है, तो मैंने इसमें बताया कि पहला कर्ता निर्जीव होता है और दूसरा इसमें जहां पर किसी वाक्य में के द्वारा प्रयोग होता है, के द्वारा शब्दों का प्रयोग होता है। जैसे इसमें आप देखिए दोनों में के द्वारा शब्द का प्रयोग हुआ है। दीपिका के द्वारा खाना बनाया जाता है, किसानों के द्वारा खेत जोता जाता है। ठीक है, तो जहां पर के द्वारा कारक चिन्ह का प्रयोग होता है वहां पर कर्मवाच्य होता है, और जहां पर कर्ता निर्जीव होता है वहां पर भी कर्मवाच्य होता है। सिंपल। तो जहां पर अब ये स्ट्रिक के माध्यम से आप लोगों को कभी भी ये कर्तृवाच्य और कर्मवाच्य भूलेगा नहीं। कर्तृवाच्य में जहां पर ने कारक चिन्ह का प्रयोग होता है और कभी कभी कुछ भी कारक चिन्ह का प्रयोग नहीं होता है, वे वाच्य कर्मवाच्य कहलाते हैं, और वे वाच्य कर्तृवाच्य कहलाते हैं, और कर्मवाच्य वे वाच्य होते हैं जहां पर के द्वारा कारक चिन्ह का प्रयोग होता है और कभी कभी कर्ता निर्जीव भी होता है, तो वे कर्मवाच्य की श्रेणी में आते हैं। तो अब आप लोग आसानी से समझ जाएंगे एग्जाम में। अब देखते हैं ये क्वेश्चन कि कौन सा कर्मवाच्य है और कौन सा कर्तृवाच्य है। क्लियर। अब हम लोग देखते हैं कि भाववाच्य को हम कैसे पहचानेंगे। भाववाच्य को हम ट्रिक के माध्यम से कैसे पहचानेंगे। एग्जाम में पूछ दिया, एक लाइन दे दी और इसमें बता दिया कि इसमें कौन सा वाच्य है, पहचानिए आप। तो दो को तो आप लोगों ने पहचान लिया, अब तीसरे वाच्य को पहचानिए कि किस उसका पहचानने का क्या ट्रिक है, किस माध्यम से हम पहचान सकते हैं कि ये भाववाच्य है और ये कर्तृवाच्य है, कर्मवाच्य। जैसे इसमें मैंने लिखा हुआ है कि यहाँ पर से कारक चिन्ह और नहीं, से प्लस नहीं, या कभी कभी से आ जाता है कारक चिन्ह और कभी कभी नहीं आता है, तो वे भाववाच्य कहलाते। जैसे प्रियंका से पुस्तक नहीं पढ़ी गई। ठीक, प्रियंका से पुस्तक नहीं पढ़ी गई। राम से खेला नहीं गया। राम से खेला नहीं गया। और राधा से गाना नहीं गाया गया। ठीक है, तो यहां पर आप लोग देख रहे हैं कि यहां पर से कारक चिन्ह आया है और नहीं भी आया है। उसके बाद यहाँ पे भी से आया है, नहीं आया है, से है, नहीं आया है। अर्थात जिस भी वाक्य में से और नहीं आएगा, से शब्द और नहीं आएगा, वहां पर भाववाच्य होता है। क्लियर। किसी भी वाक्य में यदि से कारक चिन्ह और नहीं, ये दोनों आते हैं तो वहां पर भाववाच्य हो गया। जैसे मैंने आपको तीनों एग्जाम्पल दे दिया। ठीक है, तो अब तो आप लोग आसानी से एग्जाम में यदि आएगा कि कौन सा कर्तृवाच्य है, कौन सा कर्मवाच्य है और कौन सा भाववाच्य है, तो आसानी से आप लोग पहचान लेंगे। अब मैं आपको एक क्वेश्चन बताती हूँ और आप लोग सेलेक्ट करके बताएं कि कौन सा कर्तृवाच्य है, कौन सा कर्मवाच्य है और कौन सा भाववाच्य है। जैसे सीता ने पुस्तक पढ़ी।
ठीक, श्याम श्याम गीत गाया। ठीक है, उसके बाद दूसरा एग्जाम्पल, राधा राधा के द्वारा खाया गया। और राधा के द्वारा खाया गया पतंग, पतंग उड़ रही है। फिर तीसरा और एग्जाम्पल है, मोहन से नहीं किया, मोहन से होमवर्क नहीं किया गया। ठीक है, तो यहां पर देखते हैं। अब आप लोग ये बताएं कि क्वेश्चन में इसी टाइप के एग्जाम में इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं। जैसे पूछ देगा कि सीता ने पुस्तक पढ़ी, इसमें कौन सा वाक्य है? श्याम गीत गाया, राधा के द्वारा खाया गया, पतंग उड़ रही है, मोहन से होमवर्क नहीं किया गया। इसमें कौन सा वाक्य है? तो आप लोग ढूंढ के बताइए कि कौन सा वाक्य है। आप लोग अपना आंसर रेडी करके रखिए। जैसे सीता ने पुस्तक पढ़ी, तो ये कौन सा वाक्य है? जहां पर कारक चिन्ह ने आता है और कभी कभी कारक चिन्ह का लोप हो जाता है, तो वे कौन से वाक्य होते हैं? कर्तृवाच्य होते हैं, वे कर्तृवाच्य होते। तो यहाँ पर कारक लगा है ने, तो यहाँ पर कर्तृवाच्य हो गया। श्याम गीत गाया, यहाँ पर कोई कारक चिन्ह नहीं है, तो यहाँ पर भी कर्तृवाच्य हो गया। उसके बाद राधा के द्वारा खाया गया, तो जहां पर के द्वारा कारक चिन्ह लगा रहता है वहां पर क्या होता है? कर्मवाच्य होता है। ठीक, उसके बाद पतंग उड़ रही है, पतंग क्या है? जहां पर कर्ता निर्जीव होता है वहां पर क्या होता है? वहां पर भी कर्मवाच्य होता है। उसके बाद मोहन से होमवर्क नहीं किया गया, जहां पर कारक चिन्ह से और नहीं दोनों शब्द, जहां पर से कारक चिन्ह और नहीं का प्रयोग होता है वहां पर भाववाच्य होता है। ठीक है, तो वहां भाववाच्य होगा। तो आप लोगों ने इसको आसानी से समझा। उम्मीद है कि आप लोग इसे अच्छी तरह से समझ चुके होंगे, क्योंकि ये मैंने यहाँ पे आपको ज्यादा एक्सप्लेन नहीं किया। एक्सप्लेन के मतलब परिभाषा में आप परिभाषित नहीं किया कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य को। मैंने बस ट्रिक के माध्यम से बताया, वो भी इसलिए क्योंकि परीक्षा में इसी प्रकार के क्वेश्चन आते हैं आपको पहचानने के लिए, कि आप ये पहचानिए कि कौन सा कर्तृवाच्य है, कौन सा कर्मवाच्य है और कौन सा भाववाच्य है। तो उम्मीद है कि आप लोग इस कारक चिन्ह के माध्यम से अच्छी तरह से समझ चुके होंगे। और सिर्फ यही है, यही सबसे बेस्ट ट्रिक है, इससे कोई बेस्ट ट्रिक नहीं हो सकता। तो आप लोग इसे आसानी से लर्न कर लीजिएगा कि हम ताकि एग्जाम में ये इससे रिलेटेड क्वेश्चन है तो आप लोग आसानी से इसको कर सकें। ठीक है, एक चीज मैं आपको और बता दूंगी कि एग्जाम में वन लाइनर क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि कर्तृवाच्य ये सकर्मक है कि अकर्मक है। कर्मवाच्य में भी उसी प्रकार का आएगा कि कर्मवाच्य हमारा सकर्मक है कि अकर्मक है। भाववाच्य भी उसी तरह का। तो मैं आपको यहाँ पे बताऊंगी कि कर्तृवाच्य में किसकी प्रधानता होती है, ये सकर्मक है कि अकर्मक है, कि सकर्मक अकर्मक नहीं है, कि दोनों है। तो कर्तृवाच्य सकर्मक और अकर्मक, कभी कभी ये सकर्मक भी होते हैं और कभी कभी ये अकर्मक भी होते हैं। कर्तृवाच्य सकर्मक और अकर्मक दोनों होते हैं। कर्मवाच्य यहाँ पे कर्म की प्रधानता है, तो ये हमेशा सकर्मक होगा। ठीक, कर्मवाच्य यहाँ पे कर्म है, हो रहा है, तो ये सकर्मक होगा ही होगा। और भाववाच्य
ये हमेशा अकर्मक होता है। क्लियर? कर्तृवाच्य सकर्मक भी हो सकता है, अकर्मक भी हो सकता है। कर्मवाच्य सकर्मक होता है, इसमें कर्म की प्रधानता है, कर्म तो इसलिए ये सकर्मक होगा ही होगा। और भाववाच्य हमेशा अकर्मक होता है। क्लियर? तो मैं एक बार फिर से रिवीजन कर दे रही हूँ कि जिस वाक्य में कर्तृवाच्य में ने कारक चिन्ह और कभी कभी कोई भी कारक चिन्ह नहीं लगा रहता है, वहां पर कर्तृवाच्य होता है। और कर्मवाच्य में कभी कभी के द्वारा आता है, और जहां पर कर्ता निर्जीव होता है वहां पर कर्मवाच्य होता है। और भाववाच्य में जहां पर से कारक चिन्ह लगा रहता है और नहीं शब्द का प्रयोग होता है वहां पर भाववाच्य कहलाता है। कर्तृवाच्य सकर्मक और अकर्मक होते हैं, और उसके बाद कर्मवाच्य ये सकर्मक होते हैं, भाववाच्य अकर्मक होते हैं। क्लियर? तो उम्मीद है कि आप लोग सकर्मक और अकर्मक को बहुत ही अच्छी तरह से समझ चुके होंगे। और अब हम लोग मिलते हैं कल नेक्स्ट टॉपिक में। कल के लिए धन्यवाद।